हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। तो आज हम लोग चौथा चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, समझने वाली बात है कि चैप्टर का नाम लिखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब चार्ज जब मूव करेगा और मैग्नेटिज्म जो उसमें उत्पन्न होगा उसी के बीच में खाली रिलेशन पढ़ना है। माने जितने इसमें टॉपिक आएंगे उसमें चार्ज की भी बात होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात होगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी बात होगी। दोनों में एक दूसरे से रिलेशन है। ये पहले चैप्टर में भी मैं बता चुका था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहाँ पे चार्ज होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और स्टेट प्रिंसिपल मैंने बताया था और स्टेट का लॉ, तो इसमें शुरुआत वहीं से होगी। हालांकि और स्टेट का लॉ मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। खाली अभी समझिए कि जो चैप्टर की हेडिंग है इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने वाला है और मैग्नेटिक फील्ड भी आने वाला है। तो दोनों चीज़ों से ये रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मूविंग चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिज्म की क्रिया कैसे होती है। और स्टेट के बारे में बताया था कि एक डेनिश साइंटिस्ट थे, 1820 की बात है, ठीक है, कि जब किसी वायर में करंट का फ्लो होता है और उन्होंने क्या किया था कि एक कंपास लिया था। कंपास के अंदर सुई होती है, ठीक है, नीडल होती है। ये थोड़ा सा इससे दूर है, दिखाई दे भी रहा है आपको। और जब इस वायर में करंट का फ्लो होता है तो इस नीडल में, हालांकि इससे सटा हुआ नहीं है, फिर भी इस नीडल में वाइब्रेशन होता है, इस नीडल में कंपन होता है, ठीक है। मतलब इस वायर में करंट के फ्लो होने के कारण, करंट बहने के कारण, ठीक है, इस नीडल में वाइब्रेशन हो रहा है। इसका मतलब कि ये करंट जो फ्लोइंग करंट है वो अपने अगल बगल के एरिया में इफेक्ट डाल रहा है। तो करंट बह रही है इधर, इसका इफेक्ट पड़ रहा है इधर। तो जो इफेक्ट पड़ रहा है वो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, इसी के चलते नीडल जो हो रही है वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फोर्स इधर लग रहा है उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या कहो कि मैग्नेटिज्म की क्रिया यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर से समझिए। और स्टेट ने बताया कि जब कोई वायर लेते हैं और वायर के बगल में एक हम कंपास रख दें, वायर में जब करंट का फ्लो करते हैं तो उसके बगल में रखा हुआ कंपास के नीडल में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन होता है। इससे पता चलता है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो अपने अगल बगल के एरिया में इफेक्ट डालता है, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट डाल रहा है। इससे पता चल रहा है कि जब भी चार्ज चलेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। कुछ टॉपिक जो इसमें मिलेंगे एज डिफिनेशन, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि पहले वाले चैप्टर में मैं लिखवा चुका हूँ, फिर भी लिखवाना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर ही है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप लोग तो जानते हैं कि कोई अगर चार्ज है, यहाँ कोई अगर चार्ज को हमने रखा है तो चार्ज क्या करता है कि अपने अगल बगल के एरिया में इफेक्ट डालना चालू करता है। ये चार्ज है, चार्ज का इफेक्ट अगल बगल के एरिया में पड़ता है और चार्ज का इफेक्ट जितनी दूर तक पड़ता है, जितनी दूर तक ये चार्ज इफेक्ट डालता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जितनी दूर तक अपना इफेक्ट डाले, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, अगर इस फील्ड के अंतर्गत किसी पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं, ये फील्ड है जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट पड़ रहा है, और यहाँ किसी पॉइंट पर हमने कंसीडर किया, तो इस फील्ड के चलते जितना इस पर फोर्स लगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर से समझो,
चार्ज के चलते अगल बगल के एरिया में जितना दूर तक चार्ज का इफेक्ट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत किसी पॉइंट पर जब हम कंसीडर करते हैं उस पॉइंट पर चार्ज का जितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जितना फोर्स से वो उसको पुश करता है या कहो कि अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आइए डेफिनेशन इसका लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले लिखेंगे द स्पेस around a charge, the space around a charge till where effect of the charge can be experienced. Effect of the charge can be experienced called electric field. Called electric field. कहने का मतलब है किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? तो डेफिनेशन लिखते हैं द फोर्स एट ए पॉइंट applied by electric field of a charge, electric field of a charge called electric force। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एफ ई, कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे एफ ई से डिनोट करते हैं। सो एफ ई का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। एफ ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई। इसके बारे में क्यू इंटू ई, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू क्या है? चार्ज है, और ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है इसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो चार्ज के बारे में, मूविंग चार्ज हो गया, तो ये चार्ज के बारे में बात हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। मैंने अभी बताया कि चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट पड़े, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो यहाँ पे एक मैग्नेट रख दें आप, तो मैग्नेट के चलते भी तो इफेक्ट पड़ेगा अगल बगल के एरिया में। कितनी दूर तक पड़ेगा तो ये मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मत समझो कि यहाँ पर रख दिया तो कहीं तक यहाँ तक इफेक्ट डाल देगा। मैग्नेट तो देखा है, जितना छोटा रहेगा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, बड़ा रहेगा उसका इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेट का इफेक्ट पड़ता है। तो लिखेंगे द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, the space around a magnet till where effect of the magnet can be experienced called, क्या बोलेंगे?
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, फील्ड। अब इसको डिनोट किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है ई से, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है बी से। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय बी। देखो इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, वेक्टर है, दिखाई दे रहा है, तो नोट में लिख लेते हैं, नोट में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity. Number 2, its unit is Tesla, its unit is Tesla, denoted by T, उसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर में its CGS unit is Gauss, denoted by G। CGS यूनिट गाउस होता है, जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है इसे। हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाए। तो हमने क्या पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, अभी पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो डेफिनेशन तो उसी तरह होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे, जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स था वहाँ मैग्नेटिक फोर्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से तो रिलेटेड है, लगभग सेम सेम, ये नहीं बोलूँगा कि सेम, लेकिन लगभग सेम सेम। तो पढ़ते हैं अभी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है श्रीमान? तो देखो मैग्नेट, अब यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट के चारों तरफ इफेक्ट मैग्नेट का पड़ेगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। किसी पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे या कहो इस चार्ज पे इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते जितना फोर्स अप्लाई हो, अरे यहाँ पे जब किसी भी चार्ज को रखेगा, किसी भी पॉइंट पर हम कंसीडर करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के चलते इस पर तो फोर्स लगेगा ना, तो उसी फोर्स का नाम हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या लिखेंगे, द अप्लाइड फोर्स एट ए पॉइंट, या एट ए चार्ज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एट ए पॉइंट in the magnetic field, in the magnetic field due to magnet, ड्यू टू मैग्नेट लिखो या ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लिखो, ड्यू टू मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय FM, इसको हम लोग FM से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, पहले कंसीडर करो, ठीक है, इफ Q चार्ज इज मूविंग, Q चार्ज इज मूविंग with v velocity in the magnetic field B, so applied magnetic force, so applied magnetic force on the charge मैंने लिखा है मैंने कि Q चार्ज जब मूव कर रहा है v वेलोसिटी
से किसमें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू चार्ज, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो उस पर अप्लाइड जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, तो एफ एम लिख देते हैं। इससे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स है एफ एम इक्वल टू फार्मूला हो गया क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो इस पर कंडीशन भी हो सकता है कि जब भी और भी पैरेलल हो, जब भी और भी परपेंडिकुलर हो, जब एंटी पैरेलल हो, तो क्या क्या कंडीशन इस पर लागू हो सकता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, मिटाए, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब इसमें चाहे तो आप केस पढ़ सकते हैं आगे की तरफ, अपने से भी केस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केस मैं बता दे रहा हूँ। केस फर्स्ट, ठीक है, देखो ये जो थीटा बन रहा है v और b के बीच में बन रहा है, क्योंकि फार्मूला क्या था, q इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b के बीच में साइन थीटा आया, माने v और b के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है, ये थीटा बन रहा है। तो केस फर्स्ट लिखेंगे, केस फर्स्ट, इफ v and b are parallel to each other, v और b एक दूसरे के पैरेलल हों, देन थीटा इक्वल टू 0। याद रखना चाहिए, पैरेलल होगा तो 0, एंटी पैरेलल होगा 180 और परपेंडिकुलर होगा तो 90। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एम इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0। मतलब जब v और b एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उस कंडीशन में किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, केस सेकंड में आते हैं। इफ v and b आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या होगा, जब एंटी पैरेलल होता है तो थीटा की वैल्यू 180 होती है। इसके ऑलरेडी इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब फिर उसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो हो जाएगा एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 हो गई तो 0। इसका मतलब कि जब एंटी पैरेलल भी होगा, ठीक है, v और b एंटी पैरेलल भी होंगे, तो उस कंडीशन में इनकी वैल्यू 0 होगी, माने किसी प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। केस थर्ड में आते हैं हम। इफ v and b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90, थीटा 90 हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो हो जाएगा एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो क्यू वी बी इंटू 1, तो क्यू वी बी, ये आ गया आपका क्यू वी बी। ये सब बात समझ में आ गई होगी कि जब पैरेलल हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंटी पैरेलल हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और परपेंडिकुलर हो तो फोर्स अप्लाई होता है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटाना है। हो गया, मिटाए, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें लॉरेंज फोर्स। क्या पढ़ना है, लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में समझ लेते हैं पहले कि लॉरेंज फोर्स है क्या। लॉरेंज फोर्स के बारे में समझें। देखो, पढ़ना है इसमें लॉरेंज फोर्स।
लॉरेंज फोर्स। देखो अभी हमने क्या बताया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। अब पढ़ रहे हैं लॉरेंज फोर्स। फार्मूला क्या होता है जब देख लोगे तो अपने आप इसका डेफिनेशन पता चल जाएगा। एफ एल, एल मीन्स लॉरेंज हो गया, एफ एल इक्वल टू हो गया एफ ई प्लस एफ एम। बात समझ में आ गई। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक साथ अप्लाई हो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब एक साथ अप्लाई होते हैं तो उस प्रकार का फोर्स क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है। या कह दो द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, मैंने किसी पॉइंट पर हमने कंसीडर किया, इस पॉइंट पर अगर एफ एम मैग्नेटिक फोर्स और एफ एल एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स एक साथ आरोपित हो, एक साथ अप्लाइड हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, the sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. Lorentz force. It is denoted by एफ स्मॉल एल भी लिख सकते हैं या कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेंस एफ एल इक्वल टू क्या हो गया, एफ ई प्लस एफ एम। अब चाहे तो इसका फॉर्मूला रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, क्यू ई, और इसका फॉर्मूला क्या था, क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे एफ एल इक्वल टू Q कॉमन हो गया तो E प्लस भी क्रॉस बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।